गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9th के पीपल एज अ रिसोर्स इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं और दोनों वीडियो में लगभग सारे कंटेंट कंप्लीट हैं। अब हम चैप्टर सेकंड पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपके 9th क्लास में 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में से एक चैप्टर आपका हो चुका है, सेकंड चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उन पॉइंट्स बेस पर ही सारा चैप्टर जो है वो फोकस किया गया है, डिपेंड किया गया है। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो हम टाइटल को लेते हैं। इसके टाइटल में दिया है पीपल एज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स आप 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आए हो कि रिसोर्स मीन्स एवरीथिंग विच फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्स। हमने ये पढ़ा, लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा कि जो रिसोर्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन मेड भी होते हैं। यानी नेचुरल रिसोर्स जो हमें अर्थ प्रोवाइड करती है और ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे बिल्डिंग्स हैं, है ना, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी ये जितनी ट्रेन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ये भी रिसोर्स है, मैन मेड रिसोर्स है। और भी अदर जो है ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो भी बनाया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट को प्रोडक्शन के लिए, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो कहलाते हैं मैन मेड रिसोर्स। अब चूँकि आपका ये चैप्टर इकोनॉमी का ये चैप्टर क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग यानी पीपल जो है वो हमारे कंट्री के लिए कैसे रिसोर्स का काम करता है ना। यानी जैसे सिंपल सी बात है, हम सब जैसे बात करें तो वी आर द इंडियन, है ना। हम इंडिया में रहने वाले हैं क्योंकि इंडिया के क्षेत्र के, इंडिया की सीमाओं के अंदर हम रहते हैं। तो हम कौन से रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे? हम कहलाएंगे नेशनल रिसोर्स। तो ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स या पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि पीपल एज अ रिसोर्स को या पीपल्स के रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हम स्वयं भी और गवर्नमेंट भी किस तरह से क्या क्या क्राइटेरिया डिसाइड करती है, या फिर इंडिपेंडेंट के बाद गवर्नमेंट ने कौन कौन से क्राइटेरिया डिसाइड किया है, या गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे एफर्ट किए, कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए, कौन कौन से स्कीम बनाई जिससे पीपल्स जो है वो एक अच्छे गुड रिसोर्स के रूप में सामने आया है और पीपल्स का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे सिंपल सी बात है, पीपल एज अ रिसोर्स में पहला पॉइंट मैंने लिखा है ह्यूमन रिसोर्स, है ना। ह्यूमन रिसोर्स यानी वी आर द रिसोर्स। उसमें दिया है असिस्ट के द्वारा और लायबिलिटी के द्वारा, यानी हम हमारी कंट्री में कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं रिसोर्स के तौर पर। पहले तो असिस्ट के द्वारा, सेकेंडली बाय द लायबिलिटीज़। अब असिस्ट के द्वारा यानी थ्रू द इन्वेस्टमेंट। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कंट्री में हमारी कंट्री में सपोज आई एम गिविंग द एग्जांपल, नॉट नाउ डेज, नॉट इट इज़ रिलेटेड टू नाउ डेज, बट अगर सपोज हमारी कंट्री में टोटल 1/4 पॉपुलेशन एजुकेटेड होती और 3/4 पॉपुलेशन इलिटरेट होती, अभी ऐसा नहीं है, जो पहले के समय की बात कर रही हूँ, तो क्या हम ये मान सकते थे कि कंट्री डेवलप करेगी? नहीं करेगी। तो यहाँ पर थ्रो इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ है कि हम हमारे कंट्री के ह्यूमन बीइंग को यानी रिसोर्स को, या जो हमारी गवर्नमेंट है ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करती है ना। इसको हम इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, सोसाइटी कम्युनिटी बेस भी ले सकते हैं और पूरे नेशन का भी ले सकते हैं। तो जो पहले हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट क्या करती है? डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट के जरिए ह्यूमन एज अ रिसोर्स को डेवलप्ड करती है और जिसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन, है ना। अब हम जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम हमारे इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। आपकी जो बुक है उसमें एक स्टोरी बताई गई है शकल और विलास के बारे में, जिसमें एजुकेशन को गुड इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना गया है। क्या है कि 2 फ्रेंड हैं शकल और विलास, जिसमें से दोनों विलेज से बिलोंग करते हैं। अब शकल के पेरेंट्स जो है वो
दोनों मदर फादर दोनों चाहते हैं कि शकल जो है आगे की पढ़ाई 10th स्टैंडर्ड के बाद भी आगे पढ़ाई करे और वो उसकी स्टडी में इन्वेस्ट भी करते हैं। उसके घर का एटमॉस्फेयर भी ऐसा है ताकि वो पूरा उसका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो अपनी इस एजुकेशन को आगे बढ़ा लेता है। और फिर वो क्या करता है, उसको उसके फादर उसको लोन लेकर वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, फिर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का काम करता है। तो यहाँ पर ये एक गुड इन्वेस्टमेंट हो गया शकल के पेरेंट्स के द्वारा। और उसके बाद जब वो गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है तो उससे उसका तो डेवलपमेंट हो रहा है, पर्टिकुलर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उससे जो फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही जो सॉफ्टवेयर उसने डिज़ाइन किया उससे पूरी सोसाइटी का नहीं बल्कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो समझ में आया कि किस तरह से शकल एक गुड ह्यूमन रिसोर्स है पूरी कंट्री के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं, इसी की स्टोरी में दिया है विलास के बारे में। अब विलास की स्टोरी कुछ ऐसी है कि उसके फादर फिशरमैन थे और उसके बहुत ही चाइल्डहुड में उसके फादर की डेथ हो जाती है। मदर उसको पूरा देख रेख करती है ना। तो अब मदर के पास ऐसा कोई वो नहीं रहता, सोर्स नहीं रहता जिससे वो उसकी एजुकेशन को आगे बढ़ा पाए, या फिर वो मदर भी कुछ खुद भी इलिटरेट रहती है तो वो एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। अब होता क्या है कि उसको विलास को एक डिसीज़ भी हो जाती है, उसके मदर के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि वो हेल्थ में भी इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो विलास है वो आगे चलकर केवल फिशरमैन बनकर रह जाता है। तो फिशरमैन बनकर रहेगा तो केवल वो क्या करेगा कि मछलियों को पकड़ेगा और अपनी अर्निंग कमाएगा, उससे सोसाइटी का कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये एग्जांपल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गुड इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग, इज़ बेस्ट फॉर द ह्यूमन एज अ रिसोर्स। ठीक, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट के बाद। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द लायबिलिटी। लायबिलिटी में यहाँ लिखा हुआ है लार्ज अनएजुकेटेड एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन, यानी हमारी सोसाइटी में कई ऐसे इलिटरेट पर्सन भी है और अनहेल्दी पर्सन भी है जिनके प्रति भी लायबिलिटी, हमारी भी लायबिलिटी है और उनकी भी लायबिलिटी है कि वो कैसे एज अ रिसोर्स को यानी ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करें। अब इसके लिए भी कुछ अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हेल्थ केयर, उसके बाद ट्रेनिंग, है ना। अब हेल्थ केयर के अंतर्गत ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ह्यूमन बीइंग को हम एक अच्छे गुड रिसोर्स के तौर पर कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो इट इज़ ओनली फॉर द 2 ways, इट इज़ ओनली फॉर द 3 ways, बाय द एजुकेशन, बाय द हेल्थ एंड बाय द ट्रेनिंग, है ना। एक अच्छा एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा, एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी यानी उपचार जो हमेशा व्यक्ति स्वस्थ रहे, साथ में ट्रेनिंग, है ना। गुड ट्रेनिंग लेकर भी व्यक्ति जो है इसमें क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये जो पूरे पॉइंट्स हैं, ये पूरे जो कंटेंट है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स, एज अ नेशनल रिसोर्स तब सामने आएगा, या एज अ गुड नेशनल रिसोर्स तब सामने आएगा जबकि एजुकेशन बेस पर, हेल्थ बेस पर और ट्रेनिंग बेस पर उसको पूरा प्रॉपर डेवलप किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, है ना। तो एजुकेशन के बारे में यदि हम बात करें तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी जो लिटरेसी रेट थी बहुत कम थी। फिर धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट ने लिटरेसी रेट पर फोकस किया और पीपल्स को क्या किया कि उनको पढ़ने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम लॉन्च की। आपने सुना होगा कि पहले प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी बनाए गए थे, फिर मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील इस मध्याह्न भोजन स्कीम जो है उसके तहत क्या हुआ कि जो ऐसे गाँव के बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते थे, क्यों नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर फूड ही नहीं है। सबसे पहले तो उनके लिए भूख आवश्यक है ना, उनके लिए कुछ भोजन आवश्यक है ना। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा स्टेप था जिसके जरिए गवर्नमेंट ने ऐसे विलेज के, ऐसे पीपल्स, ऐसे लो कैटेगरी के पीपल्स के बच्चों को, चिल्ड्रंस को इम्प्रेस किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की ओर आए। और भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाई, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे बहुत
बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने 1950 से प्रेजेंट तक लॉन्च किए ताकि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। आज हम जो एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, हमारी जो शिक्षा नीति है वो भी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी चला रहे हैं। इन फ्यूचर में भी कि गवर्नमेंट इस एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ रिफॉर्म करे, ऐसा भी करंट टाइम में सुनने में आ रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इस एजुकेशन पॉलिसी को भी, इस एजुकेशन जो सिस्टम है इसको भी थोड़ा चेंज करने वाली है। तो अभी तक कुल मिलाकर ये समझ में आया कि ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के एजुकेशन इन्वेस्टमेंट से, डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी से और डिफरेंट ट्रेनिंग से। तो आपके 2-3 पेज का जो बुक का चैप्टर का 2-3 पेज है उसमें केवल ये दिया हुआ है और उसमें एक शकल और विलास की स्टोरी दी हुई है, तो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी के पूरे रेशियो दिए गए हैं। यानी 1951 से लेकर 2001 तक 51 में स्कूल, कॉलेजेस और टीचर्स की और ट्रेनर की, चिल्ड्रन की संख्या कितनी थी और वो कितने गुने बढ़ी है अभी तक ये पूरा दिया हुआ है। इसका ग्राफ भी ये कहता है कि उस समय हमारी जो लिटरेसी रेट कितनी थी और अभी लिटरेसी रेट कितनी है, और ये सब किसके कारण से हुआ है, ये हमारी गवर्नमेंट के कारण से हुआ है और हमारे अवेयरनेस के कारण से हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग एक गुड रिसोर्स कब सामने आएगा, जबकि वो इन्वेस्ट करें एजुकेशन में, हेल्थ में और प्रॉपर ट्रेनिंग में। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन वेरियस सेक्टर्स। अच्छा, इकोनॉमी में इसका तो इम्पोर्टेंट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 एक्टिविटीज़ से बेस्ड होती है। पहली एक्टिविटी कहती है प्राइमरी सेक्टर, दूसरी कहती है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड जो है वो टर्सरी सेक्टर या फिर टेरिटरी सेक्टर। तो ये जो तीनों सेक्टर्स है, तीनों एक्टिविटीज़ हैं जिसका हमारी इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर इकोनॉमी, है ना। अब ये प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शकल और विलास की स्टोरी में जो विलास है उसके मदर फादर क्या है, फिशरमैन है, दे आर कमिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, है ना। अब सपोज इसके जो पेरेंट्स हैं वो फिशरमैन तो हैं, साथ ही साथ उन्होंने फिशिंग का काम किया। वो किस पर्पज़ से किया, केवल उसको मार्केट में सेल करके और अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने मतलब जीविका चलाने के लिए, अपना डेली जो उसके लिए किया उसने। लेकिन यदि वही फिशेस को वो कहाँ पहुँचा देते, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में पहुँचा देते, वहाँ सेल करते और उन इंडस्ट्रीज़ से उससे ऑयल निकालकर मेडिसिन बनाई जाती, तो वो सारे प्रोसेस सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और अदर सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, जैसे कि कंप्यूटर सेंटर, हमने पढ़ा कि शकल ने फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, है ना, और डिज़ाइन करने के बाद उसने क्या किया कि वो जो कंप्यूटर सेंटर खोल लिया, ताकि क्या हुआ कि जो कंप्यूटर सेंटर है वो एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करा सोसाइटी को। तो टर्सरी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर दोनों सेम है, इसमें ये डिफरेंट पार्ट आते हैं। जैसे आज भी हम देखें, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, एटीएम है, टीचर है, लॉयर है ना, डॉक्टर है, दे आर कमिंग इन द टर्सरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर। तो ये हमारे 3 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, ये 3 टाइप के सेक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट एक्टिविटीज़ की। अच्छा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने ये तीनों को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो मार्केट एक्टिविटी और एक नॉन मार्केट एक्टिविटी। अच्छा, मार्केट एक्टिविटी जो मार्केट में, अब इसको हम इसके टाइप से समझेंगे कैसे। देखिए, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी ये दोनों अलग अलग होती है। मार्केट एक्टिविटी क्या है या नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है, जैसे कई एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं जिसके बदले में हमें कुछ, उसके एवज में कुछ हमें क्या बोलना चाहिए, उसका कुछ बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। सो दे आर कमिंग इन द मार्केट एक्टिविटी। अब जैसे एक टीचर है, टीचर यदि कोचिंग पढ़ा रहा है, उसके बदले फीस ले रहा है, तो दे आर कमिंग इन द मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि उसको उसके बदले कुछ इनकम हो रही है। और नॉन मार्केट एक्टिविटी में अगर वो सेल्फ हेल्प करने के, सिंपली हेल्प करने के लिए पढ़ा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। इसके भी और भी अदर डिस्क्रिप्शन दिया है, यदि
वैसे मुझे नहीं लगता कि इसको और डीपली डिस्क्राइब करना चाहिए मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को। फिर भी यदि आपको लगता है तो मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्केट एक्टिविटी में अगर डॉक्टर घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो इसमें आ जाएगा नॉन मार्केट एक्टिविटी में। और यदि वही डॉक्टर जो है वो क्लिनिक खोल कर बैठता है और पेशेंट देखता है तो वो मार्केट एक्टिविटी में आ रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में मतलब अभी हमने जितना पढ़ा यहाँ पर जो समझा एजुकेशन और हेल्थ के बारे में, वो सब ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के ही पार्ट है ना। जैसे सबसे पहले दिया है एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? शिक्षा, है ना। शिक्षा केवल एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं, सोसाइटी को नहीं, कम्युनिटी को नहीं, बल्कि होल कंट्री के होल पीपल्स को लिटरेट होना ज़रूरी है। यही एक अच्छी पॉपुलेशन की पहचान होगी, एक आइडेंटिटी होगी। यदि हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है सो वी कैन से दैट वी हैव द क्वालिटेटिव पॉपुलेशन। उसके बाद करते क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये यहाँ पर पॉपुलेशन का एजुकेशन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओपन न्यू हॉरिजन्स, प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशन। अब ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में भी हम अगर नए नए तरीके के न्यू तरीके के दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो यदि हम इसमें भी हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत यदि हम एजुकेशन में और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अभी चल रहा है कि डिजिटल इंडिया या नई नई टेक्निक चल रही है कि हम ऑनलाइन टीचिंग की या ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, तो वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत ही आता है। जैसे अभी हम सोचें कि अभी इस समय अगर ऐसी कोई पैंडेमिक आ गई फ्यूचर में, और उस समय फिर हमारी एजुकेशन क्या होगी, और हमारी अगर गवर्नमेंट चाहे इसको सब कुछ ऑनलाइन कर ले, डिजिटलाइज कर दे, तो वो एक गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत हेल्थ की, है ना। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। यदि व्यक्ति सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, यदि वो किसी तरह से बीमार नहीं होंगे, तो ये गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। तभी तो एक अच्छा एग्जांपल है कि करंट में जब ये बीमारी आई कोरोना, तो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्या किया कि लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने का पर्पज़ उनका यही था कि यदि पीपल्स की हेल्थ बेटर होगी तो हमारी इकोनॉमी को हम बाद में बूस्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि हम हेल्थ वाइज ही ठीक नहीं है, फिट नहीं है, सो हाउ कैन बी इम्प्रूव अवर इकोनॉमी, हाउ कैन बी डेवलप अवर कंट्री, है ना। सो ये हेल्थ इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर नॉट अवर डेली लाइफ, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अवर फ्यूचर। ठीक, अब हम बात करते हैं एजुकेशन के और भी जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया था, जैसे 12th 5 ईयर प्लान हुए। 12th 5 ईयर प्लान में भी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह से एजुकेशन को बढ़ावा दिया है ना। उसके बाद गवर्नमेंट ने और कौन कौन से स्टेप्स लिए एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान या मिड डे मील स्कीम। दीज आर द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।